अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक। मैं हूं आपके साथ आपकी मेजबान मनीज़ा मोइन। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं हूं हरमीत सिंह। मैं क्या तारुफ करवाऊं अपना? अबू हमजा अब्दुल रऊफ। अबू हमजा। चलिए ठीक है। अच्छा जी, आज की एक अच्छी बात ये करते हैं कि आज मौसम में उतनी तेज़ी नहीं है जितनी होनी चाहिए। खैर, मौसम में जितनी भी हम बात करें कि मौसम सर्द बहुत ज़्यादा है और हमारे शुमाली इलाकाजात में सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। एक अभी थोड़ी देर बाद हम रिपोर्ट दिखाएंगे। मैं तो हैरान में पड़ गया हूँ कि वहाँ के नौजवानों ने -10 या -20 डिग्री -10 डिग्री में उन्होंने जमे में दरिया के अंदर छलांगे लगाई और 20 मिनट तक तैराकी की। क्या बात है भाई, कमाल है। 20 मिनट तक तैराकी करते रहे। मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि उसमें अपनी उंगली, मुझे तो यहाँ पे सुन के वैसे ठंड लग रही है। हालांकि हरमीत को ठंड कम लग रही है आज से। अभी इसका पारा जरा चढ़ाते हैं, इसको दूसरी तरफ लाते हैं। तुम्हें पता है हरमीत के जो कीमतें हैं उनमें इजाफा हो चुका है। चीनी की कीमत आसमान से बातें कर रही है, यहाँ तक कि घी भी महंगा हो गया। मुझे अब आदत पड़ चुकी है, क्योंकि बाजार जाएं जब आप 1000 का नोट लेके जाते हैं तो कुछ टमाटर प्याज आप प्राइस में, कल गया हूँ मार्केट तो मैंने, आप हैरान होंगे कि टमाटर। पाजी तुसी दाला खाना शुरू कर दो। दाला भी महंगी हो गई है, दाला भी बहुत महंगी हो गई है। इसको पता नहीं है, ये कभी गई नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, दालें सस्ती नहीं है भाई, दालें भी बहुत महंगी हो गई। इसकी मिसाल हमारे वो मिनिस्टर साहबान जो है ना, जिनको पता नहीं होता, जो कहते हैं टमाटर तो 60 रुपए का मिलता है, टमाटर जाके तुसी पूछो 100 रुपए 150 तक पहुंच जाता है। हाँ जी, फिर की खाइए। मैं वही सोच रहा पकाइए आज की पकाइए, आज की पकाइए। 10-13 की ख्याल है, मैं की ख्याल दफा मेरी की नहीं, अगर ये हालात रहे ना तो फाको पे ही आ जाएंगे। नहीं, फिर हमें अनवर मसूद याद आते रहेंगे। हाँ, वो आखिर में जो है ना, वो छोलियां दी दाल एक पे आ जाएंगे। वो सारी सब्जियां करेला भिंडी से घूमते हुए आखिर में चने की दाल पे आ जाते हैं। हमारा भी यही हाल होगा। एक ज़माना था वैसे, जिस वक्त नून लीग की हुकूमत थी, उस वक्त जब उनको मिनिस्टर साहब को शिकायत की गई कि जी बहुत महंगाई ज़्यादा है, तो उन्होंने कहा मुर्गी खा लें, मुर्गी सस्ती है। एग्जैक्टली। हाँ, ये इसाक डार साहब की बात कर रहा हूँ। मुर्गी खा लें, खा लेनी कह दिया। खैर, वो एक रिपोर्ट दिखाते हैं चल के, जो आपको पता चलेगी कि महंगाई का क्या हाल है। और उसके बाद हमारे रिपोर्टर इकरार जो है, करार हुसैन पब्लिक, आप ये रिपोर्ट देखें और फिर उसके बाद वापस आते हैं और बात करते हैं। अशियाए ज़रूरियात की बढ़ती कीमतें, गरीब आवाम जिंदा दरकोर, शदीद दुश्वारी का सामना। एक दिन अगर 30 रुपए किलो प्याज बिक रहा है तो अगले दिन वो 70 रुपए किलो होता है। 30 रुपए किलो के हिसाब से दिहाड़ी लगाते हैं। शहरियों का कहना है कि पंजाब हुकूमत महंगाई को काबू करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। तहरीक इंसाफ को वोट इसलिए दिया था कि रिलीफ मिल सके, लेकिन हुकूमत की गलत पॉलिसीज की वजह से महंगाई कंट्रोल होने की बजाय बढ़ रही है। ये आटा इतना महंगा हो गया, चीनी भी महंगी हो चुकी है। हम गरीब बंदा क्या कर सकते हैं? मिसाल है, इतनी महंगाई हो गई है कि गरीब के लिए एक वक्त की रोटी खाना बहुत मुश्किल हो गया। अशिया ज़रूरियात की बढ़ती कीमतों के बायस दिहाड़ीदार तबका फाका कुशी पर मजबूर है, जो कीमतें कंट्रोल करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन मोहम्मद। ठीक है, ये रिपोर्ट आपने देख लिया है, इसी पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे करार हिमायूं इस वक्त बाहर मौजूद हैं, पब्लिक उनके साथ है और देखते हैं कि पब्लिक क्या राय रखती है। करार, गुड मॉर्निंग, और बात कीजिए, आवाम से बताएं क्या सोच रहे हैं, वो कितने परेशान है। हाँ जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के साथ गुड मॉर्निंग पब्लिक। और जो सूरत हाल महंगाई की है, जिस तरह तस्करा किया गया है कि महंगाई की पकाइए, यही शोबा, जो यही ख्याल आम आवाम के जहन में है। और यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर जो है, ख़ास तौर पे 5 अशिया के अंदर जो है सब्सिडी दी गई है, जिसमें घी, दालें, चीनी और इसी तरह के चावल समेत दीगर अशिया शामिल हैं। लेकिन सूरत हाल यहाँ पर यह है कि अब यहाँ पर जिस चीज़ पर सब्सिडी दी गई थी वो घी था, और घी सबसे म्यारी और बेहतरीन चीज़ समझी जाती थी, वो ख़त्म हो चुकी है। कुछ शहरी यहाँ पे ख़रीदारी करने के लिए हमारे साथ आए थे, और साथ यूटिलिटी स्टोर की एक और शर्त भी है कि अगर आपने घी, चीनी, दाल या जो भी सब्सिडाइज आइटम ख़रीदनी है तो उसके साथ दीगर अशिया भी ख़रीदनी लाजम है। इस वक्त शहरी मौजूद है हमारे साथ, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है, वो किस तरह से देखते हैं। क्या कहेंगे, आप क्या चीज़ लेने आए थे और क्या आपको यहाँ पे मिली है? वो मैं सर घी लेने आया हूँ, तकरीबन जुमे को हफ्ते वाले भी नहीं मिला है, आज भी आया हूँ नहीं मिला है। तो घी ये पैसे खाली देते नहीं हैं, साथ में कुछ और चीज़ें कहते हैं ख़रीदो, दाल वगैरह, चीनी, मसाले वगैरह, तो वैसे खाली घी नहीं देते ये।
जी, ये एक आम शहरी का कहना है कि वो घी खरीदने आया और घी खरीदने के साथ उसको यहाँ से कोई जो दीगर अशिया भी खरीदने की ज़रूरत पेश आती है। अगर उसकी जेब में पैसे हैं तो वो खरीद लेगा, दिहाड़ीदार बंदा नहीं खरीद सकेगा। एक और शहरी है, उससे भी जानते हैं उनका क्या कहना है वो भी। करार चीनी के हवाले से बताओ। जी, चीनी के हवाले से तो कितने पे मिल रही है इस वक्त? जी, दो किस्म की अशिया जो हैं वो मिल रही हैं। चीनी की जो किस्में हैं, एक इंपोर्टेड चीनी है। इंपोर्टेड चीनी के अंदर जो कीमत बताई जा रही है वो 68 रुपीज़ के करीब है, जबकि ओपन मार्केट में उसकी रेट 100 रुपये से तजावज़ कर चुका है जो देसी चीनी है। क्योंकि जो इंपोर्टेड चीनी है उसकी कीमत के अंदर तो यही कहा जा रहा था कि ख़ास तौर पर कि उसमें मिठास नहीं है। शहरी है, उससे जानते हैं उसका क्या कहना है कि चीनी खरीदने आते हैं या कोई और चीज़, उसमें मिठास आपको मिलती है या नहीं मिलती है और किस तरह से देखेंगे, और महंगाई को क्या कहेंगे आप? सर जी, हम कितने बार आ गए, हम दिहाड़ी दिहाड़ा बंदे हैं, 400 रुपये हमारी दिहाड़ी, उसमें हमारे को घी इतना महंगा मिल दे, हद से ज़्यादा महंगा। पहले तो मिल दे नहीं, मिल जाए तो वो भी महंगा मिल जाना है, वो बच्चे हमारे भूखों मर दिन पे। जी, ये बिल्कुल सुबह सुबह इस किस्म के आप बयानात सुन रहे हैं, आप शहरी हैं। जी जी जी, करार हम हमेशा देखते हैं, क्योंकि फील्ड में मैं भी जाता रहता हूं, तो जब इस किस्म के वाकयात होते हैं, यानी आप घी देखें तो उसमें भी इजाफे की वो जो है वो खबर भी आ गई है, साथ में हम देखते हैं चीनी। तो क्या यूटिलिटी स्टोर पर इस वक्त चीजें मौजूद हैं? क्योंकि अक्सर चीनी गायब रहती है, जब चीजें प्राइस हाई हो जाती हैं तो चीनी गायब कर दी जाती है, या घी भी बड़ा कम मिलता है। तो इस वक्त क्या कुछ आपको क्या लगता है वहां पे? जी बिल्कुल, जिस तरह से चीनी के हवाले से बात की जाए तो चीनी यहाँ पर मौजूद है वाफर मिकदार में। वो इंटरनेशनल मेयार की, जिसको इंपोर्टेड चीनी कहा गया था, वो मौजूद है। लेकिन घी जो सब्सिडाइज घी है यूटिलिटी स्टोर का, वफाक की जानिब से ये सब्सिडी दी गई थी, वो यहाँ पर दस्तयाब नहीं है। ये सिर्फ अभी एक यूटिलिटी स्टोर है और यहाँ पर ये हाल है। जबकि अगर दीगर यूटिलिटी स्टोर्स का हम जायज़ा लें तो वहाँ पर आटा भी नापैद हो चुका होता है, और बाज़ शहरी तो ये भी शिकायत हमें करते नज़र आते हैं कि वो आटा ऐसा होता है कि जो इंसान नहीं खा सकता। ये मेरे पास एक डीसी रेट लिस्ट मौजूद है जिसके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पंजाब की है उसकी जानिब से जो रेट आवेज़ा किए गए हैं वो, और यूटिलिटी स्टोर्स की जो कीमतें हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेरा कैमरामैन दिखाए चने की दाल यहाँ पे 130। जल्दी से जरा एक इसका जवाब दे दो कि आटे की क्या पोजीशन है, आटा किस कीमत पे मिल रहा है और क्या मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा? जी बिल्कुल, आटा यहाँ पे कहा तो ये जा रहा है कि 800 रुपये का 10 किलो का तोड़ा मिल रहा है और यहाँ पे मौजूद है। लेकिन उसकी क्वालिटी के ऊपर सवाल जो सा है वो बनता है। क्वालिटी यहाँ पे इतनी मेयारी नहीं होती कि जो शहरी जो हैं जो उसको खा सकें, और ख़ास तौर पे शिकायत यही रहती है कि वो रबर जैसा आटा होता है जिसको खाने से उनके पेट में शदीद दर्द रहती है। आटा भी मौजूद है, वफाक का इदारा है यूटिलिटी स्टोर, तो यहाँ पर 5 अशिया पे सब्सिडी दी गई है, और 5 अशिया की सब्सिडी आम आवाम के लिए इस तरह से है कि ऊंट के मुंह में जीरा। तो ये सुबह सुबह की यही ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स यही रहेंगी कि लाहौर में यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर जो अशिया 5 कही जाती हैं कि आपको सब्सिडाइज मिलेंगी, दावा किया गया था। थैंक यू करार। बहुत में करार ने जैसे बताया कि चीज़ें तो मौजूद हैं बहुत सी वहाँ पे, लेकिन उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, और ये हकीकत है। वैसे एक गवर्नमेंट को ये ज़रूर सोचना चाहिए, करार को काफ़ी मुश्किल पेश आ रही थी यूटिलिटी स्टोर कहते हुए, तो मेरे ख्याल में आम पब्लिक को क्या होगा, कोई यूटिलिटी बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, आम पब्लिक को पता भी नहीं है। लेकिन क्वालिटी की बात है, क्वालिटी भी और कीमत भी। खैर, हमारे साथ बुखारी साहब मौजूद होंगे। वो एक ब्रेक के बाद होंगे रऊफ साहब। अभी ब्रेक के बाद हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो यही है कि गन्ने की कीमत पर शुगर मिल किसानों और हुकूमत के दरमियान तातुल बरकरार है। बात करेंगे इस पर एक ब्रेक के बाद। पब्लिक डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक पब्लिक। चीनी महंगी हो चुकी है, घी महंगा हो चुका है, यहाँ तक के गन्ना भी महंगा हो गया है, लेकिन शुगर मिल्स, किसान और हुकूमत के दरमियान इस पर अभी तक एक तातुल बरकरार है। अब मामला किस तरफ जाएगा, अवाम का क्या बनेगा, ये तो रऊफ साहब भी बता सकते हैं। मैंने बताया लेकिन एक बात है, मतलब जो फैक्ट्री ओनर्स हैं वो तो इल्जाम सारे का सारा किसानों पर डाल रहे हैं। किसानों के बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने 200 से 300 रुपए मन कर दिया गन्ना, जिसकी वजह से चीनी महंगी हो रही है। अब क्रशिंग सीजन है, इस वक्त चीनी बनने का मौसम है, तो इस वक्त तो कीमतें कम होनी चाहिए। हुकूमत तो एक बात ये कह रही है कि अगर ऐसी सूरत हाल रही तो हम और इम्पोर्ट करेंगे चीनी। अब इम्पोर्ट की हुई चीनी के बारे में लोगों
लोगों का तासुर ये है, एक तो हमारे साजिशी थियरियां बहुत ज्यादा होती हैं। वो कह रहे हैं जी मीठी कम है, अभी कोई कह देगा कि इस चीनी के अंदर बिल गेट्स ने कोई ना कोई डाल दी है जो पाकिस्तानियों का डेटा सारा चोरी होकर अमेरिका पहुंच जाएगा और फिर पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसी कुछ चीज आ जाएगी। बिल्कुल जैसे पोलियो के कचरे के बारे में है। एग्जैक्टली। हकीकत में बात यह है कि हम साजिशी थ्योरी पे बहुत ज्यादा चलते हैं और अमल भी करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। मतलब दुनिया साइंस की कहां से कहां पहुंच गई है, और ऐसा कौन सा डेटा आपके पास जिसको चोरी करके मतलब आपने पहुंचना है। ज्यादातर लोग जो फोन कर रहे होते हैं वो फोन की भी सूरत हाल किसी वक्त उसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। अभी महमूद बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर ये जो फैक्ट्री ओनर्स हैं उन्होंने तो ये कह दिया कि आप लोगों ने गन्ना महंगा कर दिया है, जिसकी बुनियाद के ऊपर चीनी महंगी हो रही है, 200 से 300 रुपए मन गन्ना चला गया। अब ऐसी कोई सूरत हाल है, क्या है असल सूरत हाल के बारे में तो हमें बताएं ना। किसान जो है वो बेचारा तो कहता है कि मैं मर रहा हूँ, मेरे पास मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, और यहाँ पे इल्ज़ाम उनके साथ आ रहा है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, और वालेकुम अस्सलाम। आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, और कामयाब प्रोग्राम आप पेश कर रहे हैं जिसमें आप बुनियादी मसाइल को उठा रहे हैं। रऊफ साहब, आपके तो वैसे ही मदाह हैं और शुरू से आपको सुनते हैं, आप की बातों को बड़ा हम अहमियत देते हैं, और माशाल्लाह आप माशरे के ऐसे मसाइल को उजागर करते हैं, और बाकी भी आपकी टीम को मुबारकबाद। जो आपने इशू बताया है इस पे भी मैं को जो है सलाम पेश करता हूँ, क्यों कि बहुत कम मीडिया जो है वो इस तरह के इश्यूज को उठाता है। अब आपने ये सवाल किया कि जो शुगर मिल्स वाले हैं वो इस बात पे कह रहे हैं हमें कोई रेट ज्यादा नहीं मिला। मैं आपको ये बात बता दूं कि 200 रुपए जो है वो गवर्नमेंट ने रेट मुकर्रर किया। हमने उस वक्त भी मुतालबा किया था कि 300 रुपए जो है वो रेट मुकर्रर किया जाए। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि हम आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से ये मुतालबा करते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से कि इस बात पे GIT बना दी जाए कि शुगर मिल्स की चीनी की कॉस्ट कितनी आती है। आप हैरान होंगे ये सुनकर कि 100 मन अगर गन्ना है तो उससे आप हैरान होंगे कि कितनी चीनी उससे बनती है, कितनी बगास उससे बनती है, कितनी शीरा उससे बनता है, कितनी मड उससे बनती है। और इन्हें कम से कम अगर एक किसान 1 एकड़ का गन्ना, सिर्फ 1 एकड़ का गन्ना इनको देता है तो उसमें इनको 20,000 रुपए 1 एकड़ में से बचत होती है। क्या ये इनकी इतने अखराजात हैं? ये कभी आज तक किसी ने देखने की जरूरत नहीं हुई, क्योंकि जो फसलें हैं रऊफ साहब वो सियासी हो गई हैं, वो भी पॉलिटिकल क्रॉप हो गई हैं। चाहे आप कॉटन को ले लें, चाहे आप गंदम को ले लें, चाहे आप गन्ने को ले लें। ये इन्होंने एक ड्रामा किया। ड्रामा ये किया कि इन्होंने 2 दिन सिर्फ रेट बढ़ाया। इन्होंने 2 दिन रेट बढ़ाया और सिंध बॉर्डर पे इन्होंने पाबंदी लगा दी कि ये गन्ना सिंध नहीं जाएगा, क्यों कि ये रेट पे भी खरीदना चाहते थे। तो ये इनका सरासर बात बेबुनियाद है, जिसे हम झूठ का पलंदा करार देते हैं, और हम ये कहते हैं कि किसान को इज्जत दें। रऊफ साहब और मुनीजे और सरदार साहब बैठे हैं, आप ये देखें कि किसान के साथ हश्र क्या हो रहा है। बुखारी साहब क्या शिकायत हैं? बुखारी साहब आप चेयरमैन किसान फाउंडेशन हैं, आप इस वक्त उनकी आवाज हैं, आप बताएं क्या मुतालबात हैं किसानों के, क्या परेशानियां हैं किसानों को? जी मुनीजे परेशानियां तो बहुत सी। मैं आपको बताऊं कि आप काश्त से लेके बर्दाश्त तक कोई हमारा मार्केटिंग निजाम नहीं है, कोई जो है हमारी रिसर्च नहीं है। आप हैरान होंगे। आप ये देखें कि एक वक्त था कि पंजाब के अंदर कॉटन 75 लाख एकड़ जो है वो काश्त की जाती थी, सिंध के अंदर 24 लाख एकड़ काश्त की जाती थी। एक वक्त था कि हम 1.5 करोड़ बेल से ऊपर जा रहे थे और इंडिया जो है वो हमसे नीचे था। लेकिन आज आप देखें कि हम 50 लाख बेल्स पे आ गए हैं। 1.5 करोड़ से 50 लाख बेल्स कॉटन जो ज़रे मुबादला है
जो व्हाइट गोल्ड जिसको हम कहते हैं, ये चीनी तो व्हाइट पॉइजन है, मैं इसे व्हाइट पॉइजन कहता हूं। बुखारी साहब, इसने ये सब ये हुकूमत को भी ब्लैकमेल करते हैं और इस वक्त ये हुकूमत को ब्लैकमेल किया जा रहा है। बुखारी साहब अगर देखा जाए, बुखारी साहब आवाज आ रही है मेरी? हुकूमत को किसानों से पूछना ये गवारा नहीं करती। तो मैं आपको बताऊं कि आज कॉटन के 33 लाख बेल से जायद के ऑर्डर जो है वो बाहर चले गए। क्या अगर आप किसान को फैसिलिटेट करें, आज इन्होंने 48 लाख पंजाब में एक हदफ मुकर्रर किया था कि कॉटन जो है वो बीजी जाए ज़राअत के महकमे ने, लेकिन वो उस पर भी मुकम्मल तौर पे कामयाब नहीं हुए, क्योंकि कॉटन के जो रेट हैं वो कई सालों से वही चले आ रहे हैं। अच्छा बुखारी साहब, आप देखें कि बुखारी साहब बढ़ गई है। बुखारी साहब हरमीत कितनी बड़ी बुखारी साहब हरमीत आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। बुखारी साहब अगर देखा जाए, बुखारी साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी अच्छा, मैं अगर सवाल मेरा ये है कि देखें, अगर हुकूमत और किसान और मालिकान जो है उनके दरमियान जो ये तातुल चल रहा है, तो ये कब तक खत्म होगा? क्योंकि जो आम आदमी है, मेरी तरह जो आम आदमी है, अगर देखा जाए जिसे हम पूछते हैं, तो जो बेचारा पिसा हुआ तबका है, उस सबसे मसला तो उसी को है ना। तो ये तातुल जो बरकरार है, इसको हम कैसे खत्म करेंगे? कब आप लोगों की जो डायलॉग है वो उसका जो एक नया सिरा है, कब से आप लोग शुरू करें और बैठ के कोई हल तो निकालें? क्योंकि इससे हम देखते हैं कि चीनी जो है वो कम होने के बजाय बढ़ती चली जा रही है, इसके प्राइस जो है। सरदार साहब, मैं गुजारिश ये है कि आप जो बात कर रहे हैं, मेरे एंड पे क्या है? मैं तो एक किसान हूं, मैं मेहनत करता हूं, मैं 50 डिग्री की गर्मी में खड़े होके मैं अपनी फसल को संवारता हूं, मैं उस पर मेहनत करता हूं, चाहे वो गंदम हो, चाहे गन्ना हो, चाहे वो हो। मुझे बताएं कि मेरे इख्तियार में क्या है? आप मुझसे पूछ रहे हैं, मेरे इख्तियार में तो ये है कि मैं अपनी फसल को लेके जाऊं। मैं तो अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सक रहा, वो जो पूरे पाकिस्तानियों के लिए अनाज मुहैया करते हैं। आप ये देखें कि 9/11 आया तो आपको पाबंदियां लगी तो फूड की कमी नहीं हुई। मैं ये कहता हूं कि उसके बाद 28 पे आप देखें कि धमाके हुए, अमेरिका ने पाबंदियां लगाई, लेकिन फूड की कमी नहीं किसान ने होने दी। लेकिन इनको समझ नहीं आती कि पहले फूड सिक्योरिटी, बाद में बॉर्डर सिक्योरिटी। जिन मुल्कों के अंदर फूड सिक्योरिटी कमजोर है, उनके बॉर्डर भी कमजोर है। तो ये तो हुकूमत ने फैसला करना है कि इस माफियात से। कुरान कहता है कि फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जब तक जजा और सजा का निजाम नहीं होगा, उस वक्त तक जो है इनको पकड़ नहीं होगी, उस वक्त तक ये निजाम दुरुस्त नहीं हो सकता। आप मुझे बताएं कि ये चीनी की कीमत जो तय करते हैं, ये क्या मैकेनिज्म है इनके पास? ये किस तरह से जो है वो उसके रेट्स बनाते हैं? हम ये कहते हैं कि कम से कम 65 रुपए मेरे पाकिस्तानियों को चीनी मिलनी चाहिए। इसमें अंधा मुनाफा है, इतना हीरोइन में मुनाफा नहीं है जितनी आज इस इंडस्ट्री में है। फिर पाबंदी क्यों गवर्नमेंट लगाती है? इसको ये ओपन करे। जो छोटी इंडस्ट्री है शुगर की, जिस तरह इंडिया में लगी, ये वो इंडस्ट्री को परवान चढ़ाएं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, पाबंदी। बहुत मेहरबानी बुखारी साहब, आपने के बातें सारी कर दी। हकीकत यही है बिल्कुल कि जब 65 रुपए किसान कह रहा है और वो पूरा कैलकुलेट करके उसने दिया हुआ है, वो कैलकुलेशन बिल्कुल सही होगी। और मेरे ख्याल में हकीकत यही है कि जो शुगर इंडस्ट्री लगा लेता है, मिल लगा लेता है, वो हकीकत में इतनी ज़्यादा पहुंच जाता है, आप देखो अमारत के दर्जे के ऊपर, कि जिसकी कोई हद ही नहीं। इसी वजह से लोग, और वो जो कॉटन की बात कर रहे हैं, बिल्कुल कॉटन भी इसी वजह से लोगों ने कम कर दिया, क्योंकि वो देखते हैं कि अब मुझे शुगर में ज़्यादा पैसा मिल रहा है, मैं क्यों ना गन्ने की काश्त करूं। दिन ब दिन कम कर दिया उन्होंने। बहरहाल हम तो कोशिश करेंगे कि लोगों के मसाइल जो है उनको उजागर करते रहें। मतलब एक बात वो बारहा करते रहे कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। चेयरमैन किसान फाउंडेशन होने के बावजूद वो ये सवाल करें कि मैं क्या कर सकता हूँ। क्या वजह है? क्या इख्तियारात नहीं है? क्या फंड्स नहीं है? क्या मामला हो सकता है? नहीं, वो तो देखो ना, किसान का तो काम यह है ना कि वो पहुंचा देगा, लेकिन वो जाहिर है प्राइस कंट्रोल नहीं कर सकता, उसके हाथ में नहीं है। प्राइस कंट्रोल उनके हाथ में नहीं है। लेकिन अगर हम देखें ना कि ये अभी तक आप देखें कि हुकूमत, आपने कहा किसान वो क्या कर सकता है, हुकूमत ही बेबस नजर आ रही है। आप देखिए खान साहब
साहब इससे गुज़िश्ता एक महीना पहले भी उन्होंने एक ट्वीट किया था, उसके बाद फिर चीनी की कीमतें जो है आसमान पर पहुंच गई, उसकी जो तकरीबन 80 की थी वो 100 पे पहुंच गई। अभी आप देखें कुछ अरसे पहले 80 रुपए की मिल रही थी यूटिलिटी स्टोर पे, तो खैर कम, वहाँ हर जगह तो ये सहूलत मौजूद भी नहीं है और वहाँ पे आपको पता है कि चीनी किस क्वालिटी की होती है। लेकिन अब देखें कल रावलपिंडी में जो प्राइस है वो 95 है, अब यहाँ पे देखें तो 100 रुपए से ज्यादा हो रही है। तो यही प्रॉब्लम है कि हुकूमत की बस में भी चीजें नहीं है, तो किसान बेचारा वो तो जमीन का सीना चीर के बड़ी मेहनत मजदूरी करके वो पूरे पाकिस्तान को, वजह सबसे बड़ी ये है, उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि चाहे ये कार्टल है, हाँ, जो बना हुआ है, बिल्कुल, अच्छा उस कार्टल में आके चाहे हुकूमत के नुमाइंदे हों, यानी आप देखो बड़े बड़े नाम आ जाते हैं, चाहे वुज़रा हों, चाहे मुशीर हों, चाहे उनका नून लीग से ताल्लुक हो। अब देखिए ना, शहबाज शरीफ साहब वगैरह की इंडस्ट्री है, इसमें खुसरो बख्तियार वगैरह की उनकी फैमिली की शुगर मिल्स हैं, जहांगीर तरीन साहब उनका नाम आ गया, लेकिन बेशुमार लोग हैं, जरदारी साहब हैं, बड़े बड़े लीडरान मौजूद हैं। जब असेंबली में ये बैठते हैं तो ये इनकार कर देते हैं कोई भी पॉलिसी बनाने से, या मतलब ये कि पॉलिसी बनने नहीं देते, मसाइल पर बात करना भी पसंद नहीं करते। अगर आपसी मामलात इनके हल हों तो कहीं जाके आवाम को फैसिलिटेट करेंगे ना। लेकिन अब बात यह है कि हमारा शहर लाहौर बहुत ही खूबसूरत है, बागों का शहर इसे कहा जाता है। ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे का पूरा पाकिस्तान ही बहुत खूबसूरत है, कश्मीर से लेकर कराची तक, गवादर तक खूबसूरत तो बहुत है रऊफ साहब, लेकिन आजकल लाहौर बना हुआ गंदगी का ढेर। 25 टन के करीब तो कूड़ा एक दो लोकेलिटीज हैं जिनके बारे में कह रहे हैं वहां इकट्ठा हो गया। सब सारे का सारा अभी नहीं बताना, एक ब्रेक पर चलते हैं, उसके बाद आकर बताएंगे। पब्लिक स्टे विद अस। वेलकम बैक पब्लिक। सख्त मुकाबला जारी है। आप सोच रहे होंगे कि ये मुकाबला किसके बीच में जारी है? पीएसएल पर करेंगे बात, पीएसएल का मुकाबला या पाकिस्तान क्रिकेट का मुकाबला? ये लाहौर और कराची का मुकाबला है। लाहौर और कराची का तो हो चुका, उसमें कराची जीत गया था। कराची जीत गया था। नहीं, ये कूड़े का मुकाबला है। कूड़े के ढेर किसके पास? अच्छा 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 अच्छा। ये गलियां कूचों से गुजरते जो स्मेल और बदबू आ रही है, ताफुन है, मेरे ख्याल में लाहौर ही जीत जाएगा। ये गलियां, ये चौबारा। अच्छा, लेकिन हकीकत ये है कि इस वक्त लाहौर को जो बागों का शहर कहा जाता था वो कूड़े का ढेर बना हुआ है, और सारे का सारा बेसिकली जो दो तुर्क कंपनियां और लाहौर जो कॉरपोरेशन है, कूड़ा उठाने वाली कंपनी बनाई गई थी, उसके दरमियान मुकाबला चल रहा है। अच्छा। और ये मुकाबला जो है उसकी जद में आम पब्लिक आई हुई है। अब क्या किया जाए, मतलब यह है कि कूड़ा पहले एक रिपोर्ट देखेंगे, रिपोर्ट के बाद हमारे साथ तर्जुमान होगी पंजाब गवर्नमेंट की। लेकिन हकीकत यही है कि खुदा के लिए हम गवर्नमेंट को ये कहेंगे इस कूड़े का कुछ कर ले। मैं हाथ जोड़ूं उनके सामने। और सफाई हमारी ईमान का हिस्सा है, सफाई। तो पहले एक पैकेज देखते हैं, फिर करते हैं इस पर बात। इतनी मेरी शिकायतें की थी कि भाई सफाई करा दो, मेहरबानी करो, कोई सुन फरियाद कोई नहीं। यहाँ पे काफ़ी कचरा है जिसकी वजह से काफ़ी आलूदगी, बीमारियाँ वगैरह फैल रही हैं। हमने शिकायत भी की है उन्हें, लेकिन वो लोग आते ही नहीं है। दरखास्तां दे थक गए हैं, कोई गल नहीं बन रही। अब्दुल अलीम खान ने तकरीबन कुछ 6-5 महीने उदों चुकाया है। तो ये पैकेज आपने मुलाहिजा किया है, लाहौर कचरे का ढेर बन गया है। यहाँ के लोग गंदगी और बदबू में सांस लेने पर मजबूर हो गए हैं, बुनियादी जरूरत से महरूम हो गए हैं। मुर्शद जमशेद चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चलते हैं इनसे बातचीत करते हैं, इनसे पूछते हैं कि आखिर वजह क्या। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। ये फरमाइए, ये लाहौर कचरे का ढेर बन गया है, बागों का शहर होता था, कोई कूड़ा उठाने वाला नहीं है। टनों के हिसाब से इलाकों में, हरबंसपुरा का इलाका हो, समनाबाद का इलाका हो, इनके नाम ले लेके कह रहे हैं। गालिब मार्केट के बाहर जहाँ दुकानें हैं वहाँ भी ढेर लगा हुआ है कूड़े का। ये आखिर कौन उठाएगा? कब ये तातुल ख़त्म होगा? कब ये आवाम की मजबूरी ख़त्म होगी, परेशानी ख़त्म होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बेसिकली जो आवाम की परेशानी है वो बिल्कुल बजा है। और जहाँ तक रह गई बात कि कूड़ा कौन उठाएगा, तो ऑफकोर्स लोकल गवर्नमेंट का और हमारा LWMC का जो डिपार्टमेंट है, और ये हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और चूँकि मैं पहले भी शायद आपके भी प्रोग्राम में ये पहले सारी इसकी बैकग्राउंड सबको पता है कि ये किस वजह से ये इसमें ये सुस्त रवि का शिकार है। इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि अगर आपको पता है कि 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ की आबादी का शहर है, और अगर हम रेगुलर बेसिस पे कूड़ा ना उठाएं तो 2 दिन के अंदर यहाँ पे सांस लेना वाकई मुश्किल हो जाए। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें सुस्ती आ रही है। उसकी वजह ये है कि नंबर ऑफ व्हीकल्स कम है, यानी कि डंपिंग
साइट के ऊपर कूड़ा जो कलेक्शन करके उसको फेंकने के लिए। 25,000 टन जो है वो कचरा जमा है। दूसरी बात ये कि हुकूमत 3 दिन पहले दावा कर चुकी थी कि तमाम तर जो मशीनरी है वो हमारे पास, LWMC जो कंपनी है लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट की जो है, वो भी दावा कर रही थी कि बस 3 दिन के बाद कचरा साफ कर दिया जाएगा। लेकिन क्या आपको याद है कि कराची में जब कचरे के ढेर लगे, जो फैसल वाडा जो है, जी हमारा राब्ता बहाल हो गया है मुसर्रत साहिबा से। मुसर्रत साहिबा, मेरा आपसे सवाल ये था कि वो जो 2 कंपनीज थी अलबराक और ओसपाक, उनके साथ तो मामला जहां तक जाना था चला गया, खत्म होना था हो गया, अदालत तक जाना था, लेकिन अभी अवाम क्या करेगी? क्या इसी गंदगी में सरवाइव करेगी? अगर करेगी तो कब तक करेगी, ये बता दें। जी देखिए, यू नो द स्टोरी कि एक्चुअली उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट का टाइम खत्म होने से 15-20 दिन पहले वर्किंग खत्म कर दी थी, बंद कर दी थी, तो जिसकी वजह से ये सारा प्रॉब्लम खड़ा हुआ। लेकिन बिल्कुल भी आवाम को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह ताला विद इन दिस वीक होपफुली गाड़ियां हमने ऑर्डर की हुई हैं, हमारे पास नंबर ऑफ व्हीकल्स कम है, जिसकी वजह से यानी कि जहां से रोज कूड़ा उठाया जाना चाहिए वहां से दूसरे दिन तीसरे दिन उठाया जा रहा है, तो ये इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आवाम को मुसर्रत साहिबा नहीं है। जी मुसर्रत साहिबा, अगर देखा जाए 3 दिन पहले भी हुकूमत की जानिब से, लाहौर इंतजामिया की जानिब से दावा किया जा रहा था कि हम तमाम तर जो ये इस वक्त देखा जाए तो 25,000 टन जो है वो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, लेकिन ये दावा किया जाता है कि 3 दिन में सफाई मुकम्मल कर दी जाएगी। और आप अभी कह रहे हैं कि घबराना नहीं, मामला जो है आगे जो हो जाएंगे। तो क्या आपको याद है कि जब ये मामला उधर कराची में होते थे तो फैसल वाडा साहब हर दूसरे दिन जाके हाथ जोड़ के कहते थे सिंध हुकूमत को और वीडियो बनाते थे कि ये कचरे के ढेर लगे? तो क्या आप नहीं समझती हैं कि इस वक्त जो हालात लाहौर के, आपकी वफाक की हुकूमत है, सिंध में भी, इधर भी आपकी हुकूमत है, लाहौर में, पंजाब में, तो अभी तक आप लोग बिल्कुल नाकाम नजर आते हैं। आप अभी एक हफ्ता और दे रही हैं और आप देखें तो ताफुन इतना ज्यादा हो गया है। हफ्ता नहीं दे रही हूँ, बिल्कुल मैंने बोला इसी वीक में, कल भी हो सकता है, परसों भी। उसकी वजह ये कि कूड़ा उठाया जा रहा है, सुस्त रवि का शिकार है। नंबर ऑफ व्हीकल, गाड़ियां जिनके ऊपर हमने इसको डंपिंग साइट पे जाके वहां पे फेंकना है, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे पास गाड़ियों की तादाद कम है, जो कि गवर्नमेंट ने गाड़ियां खरीद ली हुई हैं। आने में जो थोड़ी सी टाइम रिक्वायर्ड होता है, सिर्फ उतना टाइम रिक्वायर्ड है। दूसरी जहां तक रहेगी बात जो मैं अर्ज कर रही थी, प्लीज ठीक है, लोगों को, आवाम को, लाहौर को इस वाली प्रॉब्लम का सामना है जो कभी नहीं थी, लेकिन आप कराची के साथ कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते आज भी। उसकी वजह यह है कि कूड़ा उठाया जा रहा है, लेकिन जहां डेली बेसिस पे दिन में 4 दफा उठाया जाता था, वहां दिन में 1 दफा, जहां हर रोज उठाया जाता था वहां शायद ऑल्टरनेटिव डेज पे, तो जिसकी वजह से अवाम आदी नहीं है, जो कि अच्छी बात है। और इंशाल्लाह ताला हम ये इनका गिला दूर करेंगे। और बहुत परेशानी है, अब हम लोकल कंपनीज को लेके आ रहे हैं। लोकल कंपनीज और गवर्नमेंट, जो लोकल गवर्नमेंट का जो महकमा है, वो मिलकर इसमें देंगे और हमारा बहुत सारा आवाम के टैक्स का पैसा बचेगा, जो कि महल में आवाज़ दोबारा कट रही है। तो मसला ये है कि कब आएंगी, कब उठाया जाएगा? 25,000 टन तो आप कह रहे हैं 3 दिन में ये 25,000 से 75,000 टन हो जाएगा। और कूड़ा जो है, अच्छा फिर उसमें एक और बड़ा मसला और भी है, वो है डंपिंग साइट्स का। डंपिंग साइट्स के बारे में भी बहुत बड़ी गलती होती है, पॉलिसियाँ बनाने की ज़रूरत है। मुसर साहब आ भी गई हैं, तो मेरे ख्याल में उसको कंटिन्यू करते हैं और फिर गुफ्तगू करते हैं। जी मुसर साहब कंटिन्यू करें। जी शायद वो नेटवर्क का इशू आ रहा है, मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो इस वजह से शायद आवाज में आप लोगों को प्रॉब्लम है। जी करें, कंटिन्यू करें जी आप अपनी गुफ्तगू। तो मैं ये अर्ज कर रही थी कि कराची के साथ इसको इसलिए कंपेयर नहीं किया जा सकता कि ये फ्यू वीक्स का इशू है और हम हर रोज कूड़ा उठा भी रहे हैं। वो मुसर्रत साहिबा मसला ये है कि वो जो आप कह रहे हैं ना कंपेयर नहीं कर सकते, तो वो है ना, जिनिया तन मेरे ते लगियां तनु एक लगे ते तू जाने। लाहौर वाले ये कहते हैं कि जो मेरे साथ बीत रही है वही ज्यादा है, वही बहुत ज्यादा है। तो इसका जवाब ये है कि जो इन लोगों को प्रॉब्लम का सामना रहा है, इंशाल्लाह ताला हमने प्राइम मिनिस्टर साहब और सीएम साहब, हमने सीएम साहब से भी रिक्वेस्ट की है कि जैसे ही हमारी गाड़ियां पूरी होंगी, इन जगहों पे कूड़ा ज्यादा देर के लिए पड़ा रहा था, मैं आपसे
आपसे इंशाल्लाह ताला फिर बात होगी कभी, मतलब आपने दिया 2 से 3 दिन लगेंगे, 2 से 3 दिन की बात अभी हो रही है, अल्लाह करे 2 से 3 दिन ही हो, लाहौर बागों का शहर ही रहे। मैं आपको यकीन करें, मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो लड़कपन था, बचपन था, उसमें ठेलों पे आते थे लोग, बैलगाड़ियों पे आते थे, कूड़ा उठा के ले जाते थे और इतनी सफाई होती थी जिसकी कोई हद नहीं। अब इतनी गाड़ियाँ आ गई हैं, इतने बड़े बजट हैं, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बन गई हुई है, इनसे भी कुछ नहीं हो पा रहा। इनसे भी कभी तुर्क कंपनियों के पास जाते हैं, कभी चीनी कंपनियों के पास जाते हैं, अपना कूड़ा भी नहीं हम उठा सकते। उसके लिए भी हमें बाहर की मदद मजबूर है। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, जी आप बोलिए। आप मतलब क्या आप कंपैरिजन हो गया ना, कौन जीत रहा है? लाहौर साफ हो जाएगा और इंशाल्लाह कराची जो के लिए उम्मीद है, मतलब घबराना नहीं है। कराची के लिए हम उम्मीद अच्छी करते हैं कि शहर कायद कराची इसके बारे में पता क्या होना चाहिए, नाक पे हाथ रख के घबराना नहीं है। एक हाथ नाक पे होना चाहिए। और मास्क जो है वो इसलिए भी जरूरी है कि इस वक्त वो आपको लाहौर के कूड़े की बू से भी बचाएगा। बिल्कुल है ना, सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि वो आपको कोरोना से बचाएगा। अच्छा खैर, यहाँ से निकलेंगे, हमने ब्रेक पे जाना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हमारे साथ बहुत ही मजेदार कहानी होगी। अभी हम नाम नहीं बताते कि हमारे साथ कौन होगा। मैं बताती हूँ साहब, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। अहमद नदीम कासमी साहब ने भी नहीं ये सोचा होगा कि कभी कि उनका तहरीर करदा अफसाना गंडासा पाकिस्तानी सनत की, पाकिस्तान की, पंजाब की पहचान बन जाएगा। इसी पर हम करेंगे बात एक ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर पब्लिक, स्टे विद अस। वेलकम बैक पब्लिक। और अब हमारे साथ हमारे गुड मॉर्निंग पब्लिक में मौजूद हैं। हम इनके बारे में तारुफ क्या करवाएंगे, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है, पंजाबी सिनेमा की जो इंडस्ट्री है, उसमें बड़े बड़े इनकी जानिब से शाहकार क्रिएट किए गए हैं। चूड़ियाँ मूवी क्रिएट की, मजाजन क्रिएट की, चोर मचाए शोर बनाई, जीवा बनाई, कितने ही नाम अगर लिए जाएं तो जब भी इनमें से किसी का भी नाम लिया जाता है तो एवरीबडी कैन से दैट इट इज़ द क्रिएशन ऑफ सैयद नूर, जिन्हों के बारे में अगर कितना भी कहा जाए रऊफ साहब तो कम है। लेकिन सबसे पहले रऊफ साहब, एक पैकेज तैयार हुआ है, वो पहले देख लेते हैं, फिर गुफ्तगू करते हैं। वो पैकेज जो है वो बेसिकली हमने ट्रिब्यूट पेश करना है सुल्तान राय को। वो बता दें, सुल्तान राय साहब जिनके 9 जनवरी को बरसी थी, और उसके बाद थोड़ी सी उसके ऊपर बात करके फिर सैयद नूर साहब से इनकी आने वाली फिल्म के बारे में, तेरी बाजरेदी राखी, उसके बारे में बात करेंगे। अभी चल के देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट, फिर आगे चलते हैं। जी शाह जी, थैंक यू वेरी मच हमें टाइम देने के लिए। थोड़ा सा ट्रिब्यूट पेश कर दें सुल्तान राय साहब को। 25 बरस तक तकरीबन उन्होंने राज किया है सेंट्रल कैरेक्टर के तौर पे। तो ज़रा आपने तो साथ काम किया, इंसान कैसे थे ज़रा उसके बारे में बताइए। और मज़े की बात यह है कि थिएटर से उन्होंने आगाज़ किया, और उर्दू जब वो बोलते थे तो लोग कहते थे कि एक ऐसा एक्टर है जिसका शीन काफ बहुत दुरुस्त है, यानी बहुत अच्छे अंदाज में उर्दू बोलता है। जब किसी के शीन काफ के बारे में बताएं, वो एक आदमी जो है वो एक लाउड फिल्मों में, पंजाबी में कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह का रोल वो करेगा और इतना लंबा अर्सा काम करेगा। नहीं भाई, उन्होंने उर्दू फिल्मों में भी काम किया, लेकिन उनको पसंद जो किया जाता था वो पंजाबी में ही, क्योंकि उनका जो डील डॉल था, जो अंदाज था, वो बहुत करीब था मासीज के। वो लोग जो पंजाबी सिनेमा जाके देखते थे और पसंद करते थे, अपने आप को सुल्तान राय साहब की शक्ल में स्क्रीन पर वो महसूस होते थे। तो उन्होंने राज इसी तरह किया कि देखने वाले मौजूद थे। अगर देखने वाले ना होते तो ये फिल्में ना बनती कभी भी। मुसलसल जो तसलसल से जो फिल्में बनी हैं, जिसको पसंद नहीं किया जाता था, ऐसे अपर क्लास में क्या बकवास है, तो उस बकवास को देखने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा थी और वो सिनेमाज में जाते थे। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पैरेलल सिनेमा जो है वो रिवाज नहीं पाया, क्योंकि हम मेन स्ट्रीम सिनेमा ही मजबूत नहीं कर पाए, हम फैंटेसी में रहे। आज मैं बताऊँ, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, टेम्परामेंट एक ही है लेकिन प्रेजेंटेशन डिफरेंट है। मौला जट की बिगनिंग ये है कि जी एक आदमी जुल्म कर रहा है एक लड़की पे, तो औरत आके कहती कि मैं अपने बेटे को आवाज़ दूंगी और वो तुम्हें वो मज़ा चखाएगा। वो कहता बुला अपने बेटे को, तो आवाज़ देती मौलिया, तो वो मौला जो है वो अपीयर हो जाता है। ट्रांसफॉर्मर आप देखें, एक बंदे ने वो ट्रांसफॉर्म किया है, वो रोबोट बनाया है, वो कंपनी को पता चल गया है, कंपनी ने अपने बंदे भेजे हैं बदमाश, वो जाते हैं, वो कहते हैं कहाँ है, वो उसने छुपाया हुआ उसको। अच्छा। तो वो कहते हैं वो नहीं बताता, इतने में उसकी बेटी आ जाती है, तो बेटी की कनपट्टी पे वो पिस्तौल रखता है वो बदमाश जो है। अच्छा।
तो वो बेटी चीखती है और वो रोबोट बाहर आ जाता है और आके मारता है। इज अ सेम, लेकिन क्या है, एक प्रेजेंटेशन है, इन्वायरमेंट है। हमारा पंजाब का जो इन्वायरमेंट था वो ऐसा ही था, लाउड और ये टोका टाइप जो गंडासा है उसको बना लिया। तो मैं समझता हूँ कि सुल्ताना ये सब जनती आदमी बड़ा उन्होंने तफरीम मुहैया की है हमारे मासीस को। वैसे अगर देखा जाए जिस तरह हम उनको स्क्रीन पे देखते थे, सारी बात है कि उनका गेटअप और तमाम तर चीज़ें, जिस तरह आपने कहा कि अपर क्लास को पसंद नहीं आती थी फिल्में, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि कराज किया उन्होंने। आम सेट पे जब आप मिलते थे, क्योंकि आपने भी उनके साथ काम किया, तो कैसा पाया है कि आम इंसान की सूरत में उसे? देखिए, उनको जीन्स पहनने का बहुत शौक था, हैट पहनने का बहुत शौक था उनको। शहबाज शरीफ की तरह तो नहीं हैट? नहीं, उनके पास बड़ी कलेक्शन थी उनके पास हैट्स की। और वो जो शूटिंग पे आते थे वो हैट वैट पहने हुए, लाल गाड़ी, और वो बड़ा मॉडर्न अंदाज में उतरना, उसके बाद वो पेंडू बन जाते थे। और बहुत मेहनती इंसान थे, बहुत ज़्यादा, और बहुत नेक इंसान थे। मस्जिदें बनाना उनका शुगल था, और वो अपनी कमाई का अक्सर खुदा की राह में वो बांटते थे, वो बहुत ज़्यादा। और जब फारिग हुए हैं शूटिंग से तो वो आयतें पढ़ना शुरू कर देते थे, तर्जमे लोगों को बताना शुरू कर देते थे। वो ऐसे शख्स थे। बहरहाल उनके जाने के बाद सिनेमा डिक्लाइन में आया, पंजाबी सिनेमा। वो तो बाद में हमने कोई चूड़ियाँ बनाई तो कुछ। सैयद नूर साहब, एक बड़ी दिलचस्प बात है कि एक वो कल्चर था, लेकिन अब जो आप एक मूवी बना रहे हैं, तेरे बाजरे दी राखी, बड़ा ही खूबसूरत सा नाम है, लेकिन इसमें जो आपने कैरेक्टर्स मुंतखब किए हैं, आपने जन्नत मिर्ज़ा को सिलेक्ट किया है, ये एक वो कैरेक्टर्स थे, एक ये कैरेक्टर्स हैं, ये एक यूथ को प्रमोट कर रहे हैं, बिल्कुल एक नया अंदाज टिकटॉक से। क्या वजह बनी, किस तरह आपने जन्नत को ही सेलेक्ट किया? वैसे उसकी बहन अलिश्बा बड़ी मासूम सी, बड़ी खूबसूरत सी है। जी हाँ, अगली फिल्म में वो भी आ रही है। अच्छा। आपने ये एक अनाउंसमेंट हो गई है कि अगली फिल्म में वो भी आ रही है। आपने सारे टिकटॉक की लीड ले जाने वाले स्टार्स कास्ट नहीं कर लेते। अब ये देखिए, पंजाबी फिल्म का मतलब ये नहीं है कि उसमें सिर्फ जाहलियत ही दिखाई जाए या ऐसे कैरेक्टर्स दिखाए जाएं जो बहुत ही रूड हैं, या इसके, ये ज़रूरी नहीं है। पंजाब का कल्चर बहुत खूबसूरत है। मैंने जो पंजाबी फिल्म बनाई वो बहुत मीठी सी बनाई, मिट्टी कट्टों में वो फिल्में बनाई और उसमें मासूमियत दिखाई। और वही चीज़ मैं इसमें बाजरे दी राखी में भी लेके आ रहा हूँ कि एक ऐसी खातून की कहानी है, बाजरे दी राखी। अच्छा। बाजरा इज सिम्बॉलिक कि एक नवारस सी बच्ची है जिसको साइमा जो है बहुत बड़ा नाम है, प्रोटेक्ट करती है। जी हाँ, प्रोटेक्ट करती है और उसकी राखी बन जाती है। अच्छा। तो वो जो लड़की है वो उसका बिलवड जो है, जो जिसके हाथ से कत्ल हो जाते हैं और वो जेल चला जाता है, वो इसके हवाले कर जाता है। वो लवारस दी बच्ची है। वो कहती है कि ये तेरे बाजरे दी राखी उसके हवाले से। तो वो मैंने लेके, तो इस तरह इस कहानी को बिल्कुल जो कल्चर है पंजाब का उसमें रहते हुए कि सरसों के फूल और ये सब मैंने कैप्चर किए हैं इसमें। सही था, अभी मूवी आई नहीं है लेकिन उसके चर्चे भरपूर हो चुके हैं। आपको क्या लगता है, वैसे जन्नत एक ने डेब्यू किया है, क्या ज्यादा मेहनत तो नहीं करनी पड़ी जन्नत के ऊपर? नहीं, जन्नत बहुत कॉन्फिडेंट थी। और शुरू में उसको कैमरा सेंस एक तो मोबाइल पे करना वो और बात है, लेकिन कैमरे की कॉन्टीन्यूटी जो शॉट्स की होती है उसको मेंटेन करना थोड़ा सा आर्टिस्ट के लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर कोई बेहतर डायरेक्टर है तो उसे कंट्रोल कर लेता है। डायरेक्टर का इतना ही काम होता है कि एक्टर को ज़रा वो कंट्रोल कर ले, उसको समझा दे कि यहाँ ऐसे नहीं तो ऐसे। तो वो शुरू में 1-2 दिन तो उसको मुश्किल पेश आई, लेकिन बाद में उसने बहुत अच्छा किया। और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ किया। अलिश्बा के साथ कौन सी मूवी ला रहे हैं आप? अलिश्बा के साथ पंजाबी नहीं बनाएंगे। अच्छा। दोनों बहनों को लेके बनाएंगे फिल्म। अच्छा, बताएं, आपने जैसे अभी एक बात की, एवेंजर्स की आपने मिसाल दी है कि टेक्नोलॉजी तब्दील हो गई, कहानी तो वही है। जैसे हमेशा कि वो जो मैं जब बाहर पढ़ता था तो वो कहते थे एक कहानी है, उसकी 3 शेड है, ज़र ज़मीन, इससे बाहर दुनिया की कोई कहानी नहीं हो सकती। ठीक है ना? तो अब वो एवेंजर्स की तरह रोबोट आ गए या मतलब आ गए, तो हमारी इंडस्ट्री में क्या मतलब कोताही फिर इस तरह से रह गई, या वो हम उस तरह से कब जाएंगे जब इतने बड़े स्केल के ऊपर हम कर लें? चाहे हमें अब कंप्यूटर ग्राफिक्स बच्चे करने वाले बहुत मौजूद हैं। बड़ी ये ट्रेजेडी है हमारे साथ कि कोई शख्स आ जाता है थोड़े से पैसे लेके, कहता है जी फिल्म बनाए। ना कोई इदारा है,
देखिए ये जो कराची में फिल्म बनी है इसके पीछे ये चैनल्स हैं सारे। वो चैनल्स ने फिल्म्स बनाई, उनके पास पैसे थे, उनके पास स्पॉन्सर्स थे, उन्होंने फिल्म्स बनाई। लोगों ने कहा जी पंजाब से इंडस्ट्री कराची चली गई, चली जाए कोई नहीं, पाकिस्तान है कराची भी। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ। तो अब कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि बस 5-6-7 करोड़ रुपया निकाल के लगाना और वापसी की उम्मीद ना होना, कोई बहादुर होगा कोई। तो ये इस तरह में ये सफदर मलिक जो हैं, ये मेरे प्रोड्यूसर जो हैं बदर बाजे की रागी में, बड़ी हिम्मत की उन्होंने कि इस दौर में उन्होंने फिल्म बनाई, क्योंकि सिनेमा नहीं। आप ये देखें रोज साहब, 175 स्क्रीन्स हो गई थी, कोविड ने 100 स्क्रीन्स उड़ा दी हैं। बिल्कुल ठीक है, 75 स्क्रीन्स रहेगी। 75 स्क्रीन्स के लिए 7 करोड़ की फिल्म बना के आप कैसे रिकवरी करेंगे? तो अब बात यही है कि जो आपने की है, बच्चे आ गए हैं, ग्राफिक्स आ गए हैं, तो उनके साथ मिलके ऐसी फिल्म्स बनाई जाएं जो इंटरनेशनली भी उसको बूस्ट मिले, इंटरनेशनली भी वो नेटफ्लिक्स पे या अमेज़ॉन पे या इस तरह वो हो। तो फिर सिनेमा से आप नहीं कमा सकते, पॉसिबल ही नहीं है वो। वहाँ तो बात ये होता है ना, अभी जैसे क्रिस्टोफर नोलान की फिल्म की हम बात कर रहे थे, टेनेंट की, तो फिल्म बुनियादी तौर पर नाकाम हो गई, वो उतने ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकती, ना ही कमा पाई कोविड की वजह से। तो लेकिन ये है कि वो उसने HBO के ऊपर रिलीज करने का प्लान बना लिया है। तो HBO पे रिलीज होगी, जाहिर है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स उनको मिल जाएंगे, वो फिर कमा लेंगे। तो यहाँ पे आपको कोई टीवी चैनल, कोई ये वे वगैरह कुछ सपोर्ट नहीं कर रहा? पंजाब के टीवी चैनल जो है ना वो नहीं सपोर्ट करते फिल्म, कराची के करते हैं। गोल्डन एरा को रिवाइव करने की जरूरत है, तो हुकूमत क्या आप लोगों के साथ ताउन कर रही है इस मामले में? नहीं, बस बातें ही हैं। जो भी गवर्नमेंट आती है हौसले देती है, पॉलिसी बना के दे रहे हैं, लेकिन कुछ पॉलिसीज बना रहे हैं, एकेडमीज नहीं बना रहे, कुछ भी नहीं। हम देखें तो जिस तरह कल्चर को प्रमोट करने हमारा जो पड़ोसी मुल्क है भारत, उसने अपने फिल्मों के जरिए, जिस तरह आप देखिए टूरिज्म को फरोख्त मिला है तो फिल्मों के जरिए मिला है। तो ये मैं समझता हूँ कि हुकूमत की कमजोरी है कि फिल्म इंडस्ट्री को जिस तरह बहाली उसकी होनी चाहिए थी उन्होंने उस तरह सपोर्ट नहीं किया। तो अभी आप क्या समझते हैं कि अभी आपने जिस तरह बात की कराची में इन्वेस्टर है जो स्पॉन्सर है वो कर रहे हैं, तो इस तरह क्या नहीं लगता है कि जिस तरह इंडस्ट्री यहाँ पे जिस तरह आप लोगों ने इसको खड़ा किया ज़बू हाली का शिकार है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा मसाइल है। देखिए गवर्नमेंट अगर ये सोचे कि हमारा जो सॉफ्ट इमेज है थ्रू फिल्म ही जा सकता है। ये ड्रामे जो हैं ये पाकिस्तान की हद तक हैं या 1-2 और ममालिक हैं जहाँ, लेकिन फिल्म फेस्टिवल्स में जाती है। हमें ऐसी फिल्म बनानी चाहिए, पैरेलल सिनेमा हमें जब मजबूत करना चाहिए। और देखें अगर ईरान की मैं आपको मिसाल दूँ तो ईरान की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो ड्यू टू इमाम खुमैनी डेवलप हुई है, पता है आपको? जब आई हुकूमत तो फिल्म वाले भाग के फिल्म मेकर्स के ये तो इस्लामी मुल्क का बन गया है, अब तो ये हमें हैंग कर देंगे। मारा भी उन्होंने कुछ लोगों को। तो जब फारिग होने के बाद इमाम खुमैनी ने बुलाया फिल्म वालों को, आओ भाई। अच्छा। वो गए तो डरे हुए थे। तो क्या है, उन्होंने कहा देखो मैंने एक इदारा बनाया है फराबी, ये तुम लोगों को पैसे देगा, तुम लोगों ने फिक्र नहीं करनी फिल्म कामयाब होती है या नाकाम होती है, इनसे पैसे लो और फिल्म बनाओ और ईरान का इमेज जो है उसको उठाओ। तो उसके बाद मजीदी टाइप के जो डायरेक्टर्स आए उन्होंने बड़ी अच्छी फिल्म्स बनाई, उन्होंने बूस्ट किया जनरेशन को कि अगर आपके पास एक जूता है तो कोई बात नहीं, आप रेस जीत सकते हो। लाइक दिस, इस टाइप की उन्होंने फिल्म्स बना के पैरेलल सिनेमा को बड़ा रिवाज दिया और वो ऑस्कर तक चले गए। तो सपोर्ट नहीं रही पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को, कोई सपोर्ट आज तक हुई ही नहीं। ये जो फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन 1967 में शायद इंडिया में बनी, हमारे यहाँ हमें कोई फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक जमाने में बनी भी थी नहीं भाई। आप ये देखें एक नेफडेक बना था, भट्टू साहब ने बनाया था। हाँ, भट्टू साहब ने एक सिनेमा उन्होंने उधर बना दिया, एक लाहौर में बना दिया। नहीं उधर ही बनाए थे, उधर इस्लामाबाद में दो सिनेमा बनाए थे। और उसके बाद अगली गवर्नमेंट आई उन्होंने बेच दिए। अच्छा, उन्होंने बेच के खत्म कर दिया, नेफडेक खत्म कर दिया। अच्छा, अब नर्सरी जो पैदा होनी है ना वो तो जाहिर है कि नीचे से पैदा होनी है। तो यूनिवर्सिटियों में जो पढ़ाए जा रहे हैं कोर्सेज या जिस तरह से कर रहे हैं, मैं समझता हूँ वो मैंने कम से कम जितना देखा है वो कोर्सेज इतने अच्छे नहीं है कि वहाँ से कोई बच्चे पैदा हो सके। सर वहाँ जो कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं और जो पढ़ रहे हैं वो नौकरियों के लिए पढ़ रहे हैं, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई पैशन नहीं। मैं भी जाता हूँ पढ़ाने के लिए, मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ फिल्म पढ़ाने से ज़्यादा प्रैक्टिकल है, वो प्रैक्टिकल से सीखता है फिल्म। अगर
तो जितने भी बच्चे हैं वो क्लास में वो खेल रहे होते हैं, बात नहीं सुन रहे होते, उनको डिग्री चाहिए चैनल पे नौकरी करने के लिए, दैट्स इट। किसी में पैशन नहीं है। मैंने 5 साल असिस्ट किया था, 70 मैंने ज्वाइन किया, 75 तक मैं सुलेमान साहब को जो मेरे उस्ताद मोहतरम है उनको मैंने असिस्ट किया। पैदल मैं यानी एवेन्यू स्टूडियो से मिकलोर रोड पैदल जाता था। 5 साल पैशन था सीखने का। सेटों पे सोए, सेट लगवाए, लेबॉर्ट्री में सोए, डेवलपिंग कराई, कैमरा रूम, प्रोजेक्शन हॉल, एक मूवमेंट हमने सीखी। सीखने के बाद 75 में मैंने एक फिल्म लिखी, वो हिट हो गई फिल्म, सोसाइटी गर्ल उसका नाम था। सोसाइटी, हाँ, 76 में रिलीज हुई, बेस्ट स्टोरी राइटर। उसके बाद जितने भी डायरेक्टर्स थे सबके लिए मैंने लिखना शुरू कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि मुझे मुख्तलिफ लोगों के साथ काम करते हुए सीखने का भी मौका मिला और ये जानने का भी मौका मिला कि हर डायरेक्टर का जो सोचने का अंदाज है वो एक जैसा नहीं है, डिफरेंट सोचते हैं। तो 92 तक मैंने 250 फिल्में लिखी, जिसमें पंजाबी भी थी, उर्दू ज़्यादा थी, पंजाबी कम थी। और गाने मैंने मुझे आते नहीं, गाने नहीं, गुनगुना लेंगे? नहीं, गुनगुनाना भी नहीं। आपकी इतनी मशहूर मूवीज हैं, उनमें से कोई किसी भी मूवी का एक, चूड़ियां का ही एक अगर मैं हालांकि मेरी फिल्म के म्यूजिक अच्छा होता है, गाने बड़े हिट होते हैं हर फिल्म के। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा होता है वो बस सेंस होती है। अच्छा नूर साहब, वो ये है कि हम पड़ोसी मुल्क की बात करते हैं, वहाँ दूरदर्शन जो है वो एक सेंटर बना हुआ है पैरेलल सिनेमा का, पैरेलल फिल्म का, बच्चों की फिल्मों का चलाने का। तो ये एडवाइस भी करते हैं आप यहाँ पे जब गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को मिले कि पीटीवी को उस तरह का होना चाहिए कि जितने बच्चों की, अब देखें ना मोबाइल के ऊपर लोगों ने फिल्में बना के और उसको रिलीज कर दिया, इतनी शानदार फिल्में बन रही हैं। तो ये नहीं होना चाहिए कि पीटीवी उस तरह का सेंटर हो। मैंने ये सजेस्ट किया, पीटीवी के पास सारी एकेडमीज हैं, उसे बना इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। फिर मैंने कहा पीएनसीए में साथ लगा दें, लेकिन बस बात क्या करें, उनको अपनी पड़ी हुई है, जो भी गवर्नमेंट आती है उस बेचारी को अपना आप संभालना मुश्किल होता है। वो इधर ध्यान ही नहीं दे, एंटरटेनमेंट की तरफ आना चाहिए, इस तरफ आना चाहिए। और ये जो आप बात करें मोबाइल पे फिल्म बनाने की, हम भी बना सकते हैं, लेकिन उसको रिलीज कहाँ करें? वो तो फिर इसीलिए पीटीवी का है ना कि अगर पीटीवी उनको खरीदना शुरू कर दे, कम से कम इतनी कॉस्ट वगैरह जो है वो निकाल के। अभी बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है ISPR ने, एग्जैक्टली है ना। वो मेरा बेटा भी इन किया है उसमें, उसने भी उसको भेजा है, वो उसको कंफर्मेशन आ गई है कि ठीक है जी, गो हेड। तो वो भी बना रहा है शाजिल। वो क्या है उसके बाद बताएं थोड़ा। वो शॉर्ट फिल्म बच्चों को इनकरेज करने के लिए। हरमीत ने भी एक शॉर्ट मूवी किया अभी। अच्छा, वेरी नाइस। साथ आ रही मेरी। अच्छा। और उसमें हम ये जो सूफीज़म है इसको प्रमोट कर रहे हैं, जिससे हमने भारत के कुछ लोग लिए हैं और यहाँ से मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ, तो वो भी एक अच्छा मैसेज है। मतलब सर ये वही बात है प्रोजेक्शन की। तो ये उन्होंने अच्छा इनिशिएटिव कि जो जिसकी फिल्म फर्स्ट रो में आएगी, 3 में आएगी, तो उसको हम बाहर भेजेंगे पढ़ने के लिए उसको। अब देखिए ना, उसको अच्छा कहें बुरा कहें, उसको अच्छा कहें बुरा कहें, लेकिन कामयाब हो गए। अर्तुगरुल सीरीज जो है वो उनके सरकारी टीवी ने बनाई है। नहीं, उसने वो जो सदर हैं उनके, उन्होंने वो खुद सेट पे जाते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। वो मेकिंग देखें तो सेट पे घूम रहे हैं, वो घोड़े पे कभी बैठते हैं, कभी वो तलवार उठाते हैं। मतलब क्यों नहीं बनेगी, क्यों नहीं बनेगी? इमरान खान साहब ने सिर्फ हमें कहा जी देखें, हमने उनके कहने पे देख भी ली। अब दिखाने के लिए हमें कुछ प्रमोट करें, हम भी कुछ दिखाएं। सईद नूर साहब, आपको नहीं लगता कि ये एक अलमिया बन गया? हमारे पास सेट्स मौजूद हैं लेकिन यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। नहीं आप देखो ना, मतलब कंपैरेटिवली अर्तुगरुल की जैसे हम बात कर रहे हैं, कंपैरेटिवली उतना बजट उनके पास नहीं था जितना यूरोप के पास होता है या अमेरिका के पास होता है। उन्होंने लिमिटेड बजट में जो छोटा मोटा मतलब उन्होंने करके, लेकिन कहानी का सब्जेक्ट क्योंकि बहुत बड़ा था और प्रमोट करना था अपने आप को। अच्छा, ये पाकिस्तानी सास बहू, लड़ाई तलाक, दोस्ती, मोहब्बत, शादी, इससे बाहर कब निकलेंगे? मैं तो कभी का निकल चुका हूँ, पता नहीं बाकी लोग कब निकलेंगे। मैं तो मेरी तो ख्वाहिश है, मैं आपको सामने, मैं बच्चों पे फिल्म बनाना चाहता हूँ। बच्चों के लिए फिल्में बनाना चाहता हूँ, क्योंकि अब मैं जिस एज में हूँ तो खासा सीख लिया, खासा जान लिया बच्चे कैसे होते हैं, बड़े कैसे होते हैं। एक एज
में आके इंसान समझ जाता है। बच्चों की तो मैं तरबियत के लिए चैनल्स नहीं है, चैनल नहीं है, चले फिल्में आप इतना इनिशिएटिव दें गवर्नमेंट लेवल पे कि जो जनरेशन अभी तैयार, देखिए सुना है मैंने कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा यंगस्टर्स हैं, तो उनकी तरबियत के लिए, उनके कैरेक्टर की बूस्ट करने के लिए कुछ तो होना चाहिए, है नहीं, वो बस डाकू बने हुए हैं, लूट रहे हैं आए दिन। अच्छा, एक लोगों की तरबियत के लिए छोटा सा सवाल, मतलब ये है कि लोगों की तरबियत के लिए वो ख़ास तौर पे कि लोगों का अगर कहानी लिखते हुए या फिल्म बनाते हुए तवज्जो ज़्यादा होती है फिल्म के ऊपर या उसकी कहानी के ऊपर, तो आपकी तवज्जो ज़्यादा कैरेक्टर के ऊपर होती है, कैरेक्टराइजेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, उससे खुद ही नई सिचुएशन पैदा होंगी और अपने आप बनेगी। मैं इसकी बात करूँगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद, एक इजाज़त दीजिए ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बिल्कुल वेलकम बैक। पब्लिक सिनेमा इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम सैयद नूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लगे हाथ यही पूछ लेते हैं कि सैयद नूर साहब ये बताएं कि हरमीत सिंह को कब कास्ट करने जा रहे हैं? जन्नत के साथ माशाल्लाह जन्नत बहुत पॉपुलर हो गई है, अब वो दोज़ख में नहीं आ सकती। हमें दोज़ख में ही साइन करा दे। लेकिन नूर साहब मेरा आपसे एक गिला है, गिला ये है कि सरदारों का एक गेटअप है बड़ा खूबसूरत। अगर पंजाबी मूवीज़ आप देखें तो बड़े कमाल के कैरेक्टर भी हैं, और साथ साथ जो यहाँ पे मैं देखता हूँ, क्योंकि ये सांझा है, ये मुल्क हमारा सांझा है और इसकी डाइवर्सिटी, खूबसूरती इसकी डाइवर्सिटी है, मुख्तलिफ कलर्स, मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ धर्म के लोग। लेकिन आपकी फिल्मों में एक फिल्म अभी आई थी सर उठा के जियो, अब उसमें जो सरदार का पुलिस का किरदार है, या मैंने कई मूवीज़ देखी हैं, तो वो दस्तार जो है ना वो इतनी अजीब तरीके से बांधी होती है कि लग ही नहीं रहा है कि वो सरदार है। तो मैं चाहूंगा कि अगर मेरे लायक कोई सेवा हो सेट पे तो मुझे बुलाइएगा, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो काम करूंगा। नहीं, देखिए मैं बताऊं आपको, करतार सिंह एक फिल्म बनी, सैफुद्दीन सैफ साहब ने बनाई। सैफ साहब बहुत बड़े शायर भी थे, राइटर भी थे, और अच्छा उनका जो विजन बहुत ज़बरदस्त था। तो वो नया नया पाकिस्तान जो है वो बना था, तो तब उन्होंने वो फिल्म बनाई, उसमें पगड़ियाँ शगड़ियाँ देखें आप, बिल्कुल परफेक्ट है। फिर बीच में एक गैप आ गया, कोई मिलना जुलना नहीं रहा, तो यहाँ के जो फिल्म मेकर्स हैं उन्होंने देखा नहीं करीब से, तो उन्होंने वो कानों से ऊपर पगड़ियाँ बना दी, है ना, मुझे मेरे ज़हन। लेकिन जब मैंने फिल्म बनाई ये लड़की पंजाबन, तो उसमें आपके एक सरदार साहब हैं जिनको मैं वहाँ से लेके आया था, आपके गुरु नानक साहब से, कल्याण सिंह, प्रोफेसर कल्याण सिंह, अब वो प्रोफेसर हो गए। जी। तो बाकायदा आते थे, सब एक्टर्स को पगड़ियाँ बांधते थे। अच्छा। और साथ रहते थे। मैंने कहा कहीं मैं गलती करूँ तो प्लीज़ मुझे गाइड करें। तो ये होना चाहिए। देखें, आप सब कुछ ना समझें, जिसका नहीं मालूम उसका पता करना चाहिए, और साथ में एक्सपर्ट्स रखने चाहिए। तो वो गलती है, उसकी हम माफ़ी चाहते हैं आपसे। थोड़ा सा अपनी फिल्म के बारे में और बता दें। जी, मतलब ये है कि ये फिल्म जो है ये ईद पे रिलीज़ कर रहे हैं। ईद पे रिलीज़ कर रहे हैं सर, और इसमें देखें मैंने 3 कैटेगरीज हैं। एक तो ये है साइमा का एंगल जो है, और जन्नत का, और एक नया लड़का जो फिल्म पढ़ने गया कनाडा, अब्दुल्ला उसको मैं वहाँ से कनाडा से बुलाया। अच्छा। और वो हीरो का रोल कर रहे हैं। ठीक है। इसके साथ साथ अब्दुल्ला हो गया, जन्नत हो गई, जी, ये हीरोइन है, और लीडिंग साइमा हो गई, आमिर कुरैशी उनको वो हो गया, आमिर कुरैशी और मुस्तफा कुरैशी साहब। लेकिन इनके बीच में एक कॉमेडी ट्रैक है, अच्छा, जिसमें आगा माजिद, अच्छा, ये क्या नाम है, हनी अलबेला, नहीं सलीम अलबेला, सलीम अलबेला, फिर इफ्तिखार ठाकुर, अच्छा, फिर इरफान खोसट, फिर खुशबू, अच्छा, फिर वो शहरी नन्ना। ये 6 लोग कॉमेडी करते हुए नजर आएंगे उस फिल्म में आपको, ओके, पैरेलली। तो इस तरह मैंने इस फिल्म कोशिश की है कि हर मिजाज के लोग इस फिल्म को देखें। और बिल्कुल ऐसे वक्त में जब पूरे पाकिस्तानी परेशान है, कोविड ने लपेटा हुआ है, इस तरह की मूवी बिल्कुल एक नई रूप होगी। पंजाब बिल्कुल ख़त्म हो गया था। मैंने डेलिबरेटली ये सर चाहा है कि ये फिल्म मैं पंजाबी फिल्म बनाऊँ। अच्छा। मैं उर्दू भी बना सकता था, लेकिन पंजाबी फिल्म में मुझे बहुत तवक्कुआत हैं। मौला जट से, लीजेंड ऑफ मौला जट जो है, उससे बहुत तवक्को है। पैरेलली मेरी फिल्म है।
ये 2 फिल्में बहुत मुमकिन है कि सपोर्ट करें पंजाबी सिनेमा को पंजाब में। नूर साहब, जन्नत को पंजाबी बोलनी तो नहीं आती थी? नहीं। कितनी मेहनत की और कैसे सिखाया? नहीं, मुझे कहती मैं नहीं बोली, मैं कहता तुम्हें जैसी आती तू। वो उसने वो जो पंजाबी बोली ना, वो सरदारों वाली बोली। वाई? क्योंकि वो फैसलाबाद की है। तो फैसलाबाद में जो है ना एक्सेंट उन्हीं का है। तो मैंने कहा चलेगा, मैंने कहा तुम बहुत क्यूट लग रही हो बोलते हुए, बहुत अच्छी लग रही तो क्यूट वैसे। लेकिन दोज़ख के साथ कास्ट नहीं होगा। चलो मुनीज़े आ जाएगी। अच्छा, एक और चीज, इसमें कोई शक नहीं नूर साहब की, जिस तरह एक सवाल चल रहा था पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पे, नूर साहब ने उसको सहारा दिया। अब मुझे उम्मीद है, बल्कि हम सबको उम्मीद है कि जिस तरह पंजाब से ये कल्चर जो है अलग डाइवर्ट हो रहा है, दोबारा आप उसको सपोर्ट देने के लिए आए, तो इसमें कोई शक नहीं कि कामयाबी जो है वो आपको नसीब होगी। और जिस तरह आप लोगों ने कास्ट की है, तो मैं समझता हूँ पेंडेमिक जिस तरह आपकी बात की कि बड़े दुखी थे, आत्मा सारी आत्माएं दुखी थी। नहीं सरदार जी, एक्चुअली ये एक्चुअली इंसान अपने आप को सपोर्ट करता है। जिसका पैशन हो फिल्म, जिसको कोई और काम आता ना हो, तो उसने तो अपनी फिल्म के लिए कुछ ना कुछ करना है, तो वो ऑटोमेटिकली फिर इंडस्ट्री के लिए भी हो जाता है। तो जो पैशन रखने वाले लोग हैं उनको आना चाहिए और उनको इंडस्ट्री का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। कब तक प्रोमो रिलीज कर रहे हैं इसकी? मैं बस जल्दी प्रोमो पे अब काम कर रहा हूँ। प्रोमो पे काम कर रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला जैसी प्रोमो आपका तैयार होता मैं है हाजिर हो हम उसको दिखा के हम दोबारा आपको मतलब दावत देंगे। नहीं, ये इतने फैन बैठे हैं जन्नत के, तो आप तो सामा के होंगे। नहीं, हम आपके फैन ज्यादा हैं। तो उनको ले आएंगे यहाँ पे। जबरदस्त। चलो इसी अनाउंसमेंट के साथ कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो हमारे साथ साइमा भी होंगी और जन्नत भी होगी और सईद नूर साहब तो होंगे। अभी इजाजत दीजिए एक छोटी सी ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। स्टे विद अस पब्लिक। वेलकम बैक पब्लिक। और यहाँ आपको बता दें कि PSL होने वाला है शुरू। 6 टीमें हैं और कौन कौन सा प्लेयर किस किस टीम का हिस्सा बना है जान लेते हैं। हमारे साथ इरफान ज़हीर आज स्टूडियो में मौजूद हैं। बताएं इरफान। गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग आप सबको सलाम। इसमें बेसिकली कल ड्राफ्ट इसमें कंप्लीट हुआ है, कुछ बड़े नाम भी इसमें आए हैं। जैसे हमने देखा कि क्रिस गेल आ चुके हैं, जो कि पहले एडिशन के बाद हमें नज़र नहीं आ रहे थे, तो एक बड़ी चीज़ उनके लिए है। फिर जब हमने देखा कि उसमें अफगानिस्तान के कुछ प्लेयर आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं, और लाहौर कलंदर के लिए जो है राशिद खान आ रहे हैं। राशिद खान बहुत बड़ा नाम है, मेरे ख्याल में नंबर 1 था स्पिनर्स में। जी बिल्कुल, T20 नंबर 1 था वो। तो ये एक बड़ा अच्छा साइन है कि ये सब कंट्रीज़ के अंदर ये आ रहे हैं। और ऑब्वियसली हम उम्मीद करते हैं कि ये जो हर्डल पाकिस्तान और इंडिया की जो बैरियर आ चुका है, इसको भी ब्रेक होना चाहिए। और डैरन सेमी को बहुत पसंद करते हैं पाकिस्तानी, क्योंकि वो हर बार हिस्सा बने हैं PSL का। इस दफा तो अब की बार क्या? लास्ट टाइम भी उनके फिटनेस के इश्यूज थे और वो कोचिंग में आ चुके थे। वो एज ए प्लेयर तो नहीं परफॉर्म कर रहे थे क्योंकि उनको इंजरीज का भी इशू था। फिर उनकी जगह वहाब रियाज को एज ए कैप्टन उन्होंने देखा और वो मेंटोर के तौर पे और एज ए कोच काम कर रहे थे। एलेक्स सेल्स हैं मेरे ख्याल में आ रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से। जी वो उनकी तरफ से आ रहे हैं। अच्छा, और बेन डंक लाहौर की तरफ से हैं। बेन डंक उनकी तरफ से हैं, बट उनका क्रिस लेन जो है वो इस दफा मुल्तान ने पिक कर लिया है। ये बड़ी अच्छी उन्होंने पिक की है। अच्छा, इरफान एक और चीज मैं देख रहा हूँ कि तब्दीलियां बड़ी ज्यादा आ गई। हसन अली जो पिशावर जल्बी से अब आ गए इस्लामाबाद यूनाइटेड पे, और अच्छा ये जो क्रिस गिल, लेकिन क्रिस गेल की अगर देखा जाए तो परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं थी। वो अभी आ गए, उसने क्वेटा ग्लेडिएटर को ज्वाइन कर लिया। ये बड़ी अच्छी पिक उन्होंने की है। तो क्या समझते हैं कि तब्दीलियों से भी कुछ मामला इनके सेट होने वाले हैं? देखिए, हर टीम के सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है उनकी कम्बिनेशन का होता है कि कम्बिनेशन आप कैसे रखते हो। लाहौर कलंदर की मेरी मल्टीपल टाइम उनके ऑनर से भी बात हुई, आकिब साहब से भी बात हुई कि वो एक तरह के प्लेयर लेते थे उनमें पूरी टीम को, क्योंकि T20 के अंदर भी आपको स्टेबिलिटी चाहिए होती है समहाउ जो टीम को लेके चले। वो उनकी टीम को प्रोवाइड की मोहम्मद हफीज़ ने। उसके अलावा जितने भी उनके बैट्समैन थे वो आके कीप ऑन हिटिंग वाला सिलसिलाकार, वो बैशर किस्म के बैट्समैन थे। तो उसका इफेक्ट क्या होता था, या तो बहुत बड़ा स्कोर हो जाता था या पूरी टीम एकदम कोलैप्स कर देती। जैसे हमने फाइनल में भी समहाउ देखा कि मोहम्मद हफीज़ फाइनल में परफॉर्म नहीं किया तो पूरी टीम बैठ गई। जी, तो इस तरह एक आपको कॉम्बिनेशन रखना पड़ता है। एक आपको हिटर भी चाहिए होते हैं और प्लस T20 के अंदर भी एक ऐसा शीट एंकर रोल वाला प्लेयर भी चाहिए होता है जो पूरी टीम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे और लेके चले। अच्छा, कौन कौन से प्लेयर ऐसे हैं जो, जैसे हसन अली को पेशावर ज़ल्मे ने फारिग कर दिया, तो अब कोई टीम लेगी उसको या बिल्कुल फारिग है वो? नहीं, हसन अली को इस्लामाबाद ने ले लिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड शादाब के बड़े अच्छे, वो बेस्ट बड़ी भी हैं और मेरा ख्याल है कि उसकी पिक एक रीजन ये। कौन कौन से प्लेयर ऐसे हैं जो आप समझते हैं कि जिनको बिल्कुल इस वक्त कंडम कर दिया गया, वो नहीं होंगे? अहमद शहजाद का नाम
बड़ा प्रोमिनेंट है। वो ऑल्दो के बड़े अरसे से खेल भी रहे थे, कोयटा को रिप्रेजेंट कर रहे थे, इस दफा उनको पिक नहीं किया गया। उमर अकमल तो वो ऑलरेडी बैन लगा हुआ, उसकी वजह से नहीं खेल पाते। शुएब मकसूद को इस दफा, पहले वो पेशावर जलमी से खेल रहे थे 2 दफा, अब वो उनको मुल्तान सुल्तान, क्योंकि मुल्तान से बिलोंग करते हैं तो उनको उधर से पिक कर दिए, तो अभी ऑल्ट्रेशन काफी हुई है। अच्छा, कैटेगरीज भी हैं ये, प्लैटिनम, डायमंड, गोल्ड, इसके बारे में बताएं कौन कौन किस कैटेगरी का हिस्सा है? ये तो बड़ी लंबी लिस्ट है, उसमें तो मेरे ख्याल खत्म हो जाएगा सारा। तो इसमें असल में अभी हो सकता है कि कुछ प्लेयर्स और भी आए, क्योंकि इनमें से सारे नहीं आएंगे, कुछ के रीजंस हो सकते हैं, कुछ हेल्थ की वजह से भी नहीं आए, कोविड की वजह से भी। सबसे ज्यादा खिलाड़ी किसके पास है? अच्छा है, मुझे इस दफा पिक लगी है वो कोयटा ग्लैडिएटर की अच्छी लगी है। उनकी पिक अच्छी है, उन्होंने अच्छा एक स्टेबिलिटी पेशावर ज़ल्मी ने सबसे ज्यादा खिलाड़ी लिए हैं, 13 खिलाड़ी हैं। जी, उनके पास भी अच्छी पिक है, बट इन दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है। बट इवेंचुअली मैंने जैसे बात किया, बड़े नामों से कुछ नहीं होता। हमने कई दफा देखा कि लाहौर कलंदर ने बड़े नाम शुरू में बहुत रखे, बहुत बड़े नाम थे लाहौर कलंदर, लेकिन असल में उस टाइम पे प्लेयर्स की फॉर्म कैसी है, उनके कॉम्बिनेशन कैसा है, मुझे वो याद आ गया, ऊंची दुकान फीका पकवान। बिल्कुल ऐसे होता है जी। अच्छा, तो वैसे अगर कार्ड्स पे देखा जाए, ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि दरमियान में मिड सीजन में कई लोगों ने चले जाना है, कई की अपने मुल्क के वो उनमें आ जाएंगी, फिर नए प्लेयर मतलब उनमें ड्राफ्ट करने पड़ेंगे। लेकिन इस वक्त अगर कार्ड्स पे देखा जाए, मतलब मुख्तलिफ टीमों को देखते हुए, तो कौन सी टीम जो है वो ज़्यादा बेहतर लग रही है बैलेंस्ड? कॉम्बिनेशन के लिहाज से मुझे जो लग रहा है वो कोयटा ग्लैडिएटर का पिक ज़रा ज़्यादा अच्छी लग रही है, फिर और ज़ल्मी की भी बेहतर लग रही है। तो इन दोनों टीम की अच्छा, इन्होंने फॉरेन प्लेयर भी अच्छे पिक किए, और मुल्तान सुल्तान ने भी क्रिस लेन के साथ, शायद अफरीदी भी हैं उनके पास, और शुएब मकसूद भी ले लिया उन्होंने, तो उनके भी पास अच्छे हिटर आ रहे हैं। बॉलिंग के शोबे में, बॉलिंग के शोबे के अंदर भी जैसे मैंने कहा कि इनके पास अच्छी रिसोर्स अवेलेबल है। लाहौर कलंदर के पास भी बॉलिंग अच्छी है, शाहीन शाह अफरीदी है, हारिस रऊफ है, दोनों T20 में बड़े ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे चुके हैं। दिलबर उनके पास ऑलरेडी हैं, तो इनकी समित पटेल स्पिनिंग डिपार्टमेंट के अंदर है, तो अच्छा कॉम्बिनेशन है सारी टीमों का। बट कोयटा की पिक मुझे थोड़ी सी बेहतर लगी, कोयटा की और उसके बाद ज़ल्मी की, बट इवेंचुअली तो देखना पड़ेगा कि ग्राउंड में जाके कैसे परफॉर्म करते हैं। गेम अपनी जगह है, लेकिन यूथ PSL के गाने का बड़ा इंतजार करती है। पिछली दफा भी एक सॉन्ग आया, फिर उसके ऊपर एक रीमेक आ गया, एक बड़ा कंपटीशन सा देखने में मिला। इस बार क्या हो सकता है, कौन आ सकता है? अभी ऑब्वियसली मेरा तो वैसे मानना ये कि अनाउंस भी आपको ये ड्राफ्ट के साथ कर देना चाहिए, एक हाइप, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी कमोडिटी, हमारी सबसे बड़ी प्रोडक्ट जो है क्रिकेट की, वो PSL है। तो PSL को आपको, हुकूमत ने भी आने से पहले कितने नगमे बनाए, कितने तराने बनाए, यहाँ तक इमरान इस्माइल जो कि गवर्नर सिंध है, उन्होंने भी गा दिया। अब PSL भी आ रहा है, खेल का मैदान है, आपकी वजह से ना गवाले इमरान इस्माइल सही मैं पैसे भी बचेंगे। ये भी किया जा सकता है। तो ऑब्वियसली आपको पहले कर देना चाहिए। कल ड्राफ्ट था, मैं उधर ही था, तो काफी अच्छी सारी चीजें ऑर्गेनाइज थी, आपका बड़ा जबरदस्त सिस्टम था, तो एक हाइप क्रिएट करने के लिए अच्छी चीज होती है। अच्छा, कि आप, मुझे लगता है कि हम ना अली जफर को किसी दिन बुला लेते हैं और पूछते हैं कि पहले तो भाई आ गया था, अब क्या करने जा रहे हैं? नहीं, वो अगर उनसे PCB ने रिक्वेस्ट की है ना कि आई एम श्योर कि वो जरूर सॉन्ग देंगे, अपना सॉन्ग देंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहरबानी। इंशाल्लाह ताला इसके बारे में तफसील से बात करेंगे। आपके साथ हमारी जो बातें होनी है वो ये भी होनी है कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के खिलाफ कैसे परफॉर्म करने जा रहा है, क्या टीम होगी। लेकिन अभी हमें ब्रेक के लिए खत्म करने की तरफ जाओगे, इजाजत ले लें, अगले प्रोग्राम में भी आना है और भी बातें करनी है पब्लिक के साथ। पब्लिक अभी के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफ़िज़।